गुड इवनिंग, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं सोनिया सिंह एफबी के लाइव सेशन पर माई वीज़ा ओवरसीज़ के लिए यहाँ पर, और मेरे साथ हैं माई वीज़ा ओवरसीज़ के डायरेक्टर मिस्टर दीप अरोड़ा, जो कि हमेशा हमें गाइड करते हैं वीज़ा से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, जो भी इंक्वायरीज हमारे पास आती हैं उनसे रिलेटेड जो गाइडेंस हमें चाहिए होती है तो वो सर हमारे क्लियर करते हैं। आज हम बात करेंगे GTE के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए जो ज़रूरी है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के लाइव सेशन में, और हमेशा की तरह आप हमें गाइड कीजिए कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए जो GTE है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो कैसे है। यस, सो थैंक यू सोनिया। आपने हमेशा की तरफ आप 5 o'clock बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग्स पे आप अपने जो क्वेश्चंस हैं बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस लेके आती हैं, और आज का क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक रीज़न इसका यही है कि लोग अब कनाडा से हल्का सा हटके ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं। तो आज अगले 10 मिनट में 15 मिनट में हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो GTE का सेक्शन है वो कैसे क्लियर करें। जैसे मैडम ने बताया कि मैं दीप अरोड़ा, डायरेक्टर माई वीज़ा ओवरसीज़, गुमार मंडी से हम लाइव है, और हमारा जो सेकंड ऑफिस है वो श्रीगंगानगर में है और मिस्टर सिकंदर वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप उनको 10 to 6 कभी भी कॉल कर सकते हैं, राइट। सो आप लुधियाना में भी सपोज हमें मिलना हो गुमार मंडी में तो 10 to 6 हम यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। और जो हमारा ऑफिशियल जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9815873700, इस पे भी आप कभी भी स्केड्यूलिंग सेट करके आप 10 to 6 मिल सकते हैं, राइट। सो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि GTE क्या है। अब GTE का शुरुआत कैसे शुरू होती है और ऑस्ट्रेलिया में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि GTE को ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वो क्यों लेकर आया। बेसिक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, GTE का जो फुल फॉर्म है उसे कहते हैं जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। इन 3 जो शब्दों में, इन 3 वर्ड्स में ही कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। उस एक्सप्लेनेशन में क्या है, G फॉर जेन्युइन, कि आप जेन्युइन होने चाहिए। अब वो जेन्युइन होने का मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ। टेम्परेरी, T फॉर टेम्परेरी, तो आप टेम्परेरी है वहां पर, इसमें कोई शक ही नहीं है, वहां पर आपकी कोई सिटीजनशिप तो है ही नहीं है। और एंट्रेंट, आपकी जो एंट्रेंस है वहां पर वो जेन्युइन टेम्परेरी होनी चाहिए। अब जेन्युइन का मतलब क्या है, सबसे पहला पॉइंट है जेन्युइन। एक्चुअली जब SSVF प्रोग्राम शुरू हुआ, सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क, जिसमें यह बताया गया कि आपके 6 बैंड ईच हो जाए। अब ईच में क्या होता है कि हम ईच कहते हैं, कई जो कंसल्टेंट है, अच्छे कंसल्टेंट है, वो 5.5 पे भी फाइल ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, कोई गलत बात नहीं है। बट कई बार प्रॉब्लम आती है कि एलिकोस लग जाता है, ELICOS, दैट इज कॉल्ड एलिकोस। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज इंटेंसिव कोर्स फॉर ओवरसीज स्टूडेंट है, कि आप इंग्लिश सही करो जी अपनी, मतलब आपके 6 बैंड नहीं है, 5.5 बैंड है। लेट्स सपोज कहीं पर आपकी परसेंटेज कम है तो एलिकोस लग जाता है। तो हम इस एलिकोस का जो डिपार्टमेंट है इसको पीछे कर देते हैं कि वाई टू स्पेंड $350 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर वीक, $350 एक हफ्ते का वहां पर खर्च करना सिर्फ अंग्रेजी को, इंग्लिश को इंप्रूवमेंट के लिए। तो आई थिंक इट विल बी फन फॉर वी पीपल। हम नहीं चाहते, ऐसा मजाक नहीं उड़ाते कि 10 हफ्ते का एलिकोस लग जाए और आपको 3500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर देना पड़े, तो हम इसके खिलाफ रहते हैं। हम एलिकोस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते नहीं कि 5.5 बैंड पे वीजा लगाओ कि अप्लाई करो। तो हम पहली बात तो ये होगी कि GTE मैंने कि हम 6 बैंड पे आपकी फाइल लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सबसे सेकंड हमारा जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपकी, हम अब देखो वो तो कहते हैं सेमेस्टर वाइज फी जमा कराओ, हम भी सेमेस्टर वाइज जो फी है वो जमा करवा सकते हैं। कई स्टूडेंट कहते हैं कि हमारी एनुअल फी आप डिपॉजिट कराइए, वी गो फॉर एनुअल फी सबमिशन ऑल्सो। तो आपके 6 बैंड हो गए और आपके एनुअल फी चलेगी। सेमेस्टर फीस का भी ऑप्शन है, वो कोई गलत बात नहीं है। और साथ में जैसे कनाडा में आपका GIC है, ग्रांटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, $10,200। आपका न्यूजीलैंड में है FTS $20,000, अब चेंज हो गया, पहले 15,000, पहले आपको 6 महीने पहले ऐसा फंड शो करना पड़ता था, अब थोड़ा सा चेंज हो गया, अब $20,000 रखिए तो यू आर एलिजिबल टू गो टू न्यूजीलैंड। अब ऐसे ही रखा
ऑस्ट्रेलिया वालों ने। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि आपके पास 21,000 और $40 आपके पास 3 महीने पुराने फंड होने चाहिए। जैसे कनाडा, जैसे न्यूजीलैंड, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का रुझान बनता है। तो जब आप 6 बैंड ईच ले लेते हैं और आप एनुअल वाइज फीस जमा कराते हैं और आपके पास शो करने के लिए $21,040 है, तो ये बन गया GTE। तो जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने फ्रेमवर्क कर दी 3 कंडीशंस के साथ। अब खेल कहां पे खेला जाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब हम फाइनेंसर से हेल्प लेते हैं, जब हम ये कहते हैं कि भैया जो $41,040 है ना, तकरीबन हमें अब 55 रुपीज मान लीजिए कि डॉलर का रेट है, तो 55 को यदि मैं अप्रोक्सीमेटली 20,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 11 लाख के करीब रकम बनती है। तो 11 लाख रुपए हम किसी फाइनेंसर से हम लेके और 2, 4, 5% पे उससे काम चलाते हैं, तो ये सबसे बड़ा क्राइम करते हैं। अब मेरी बातें किसी को अच्छी लगती है नहीं लगती, हम सभी तो गुड्डी गुड्डी बातें नहीं करने के लिए बैठे यहाँ पर, है ना। हमारे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमारा वीजा लगवा दो, तो हम कहते हैं वीजा अप्लाई करेंगे, लगवाएंगे नहीं, राइट। हमारा काम है अप्लाई करने का, लगना ना लगाना ये एम्बेसी ने देखना होता है। दूसरी बात, हम किसी को गारंटी श्योरिटी नहीं देते, है ना। कई सोचते हैं कि सर फिर आप कैसे कंसल्टेंट हो गए, फलाना कंसल्टेंट तो गारंटी श्योरिटी देता है। तो मैं आमतौर पर ये 2 वर्ड बोलता हूँ कि जो गारंटी या श्योरिटी तो दो बंदी देते हैं, या वो गॉड होते हैं या फ्रॉड होते हैं। तो माई वीजा ना गॉड है ना फ्रॉड है, तो कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, जो काम होता है वो इससे बोलता है। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने MBBS की, फिर उसके बाद MD की, फिर DM किया उसने, सपोज वो USA से DM करके आ गया, उसका 2, 4, 5 करोड़ रुपए का एक्सपेंस भी लगा हुआ है, और यहाँ पर कहीं किसी रेप्यूटेड हॉस्पिटल में वो काम कर रहा है, और कोई पर्सन कहे कि हम पेशेंट आपको दे रहे हैं, गारंटी लिख के दो कि ये पेशेंट ठीक करके आप बाहर भेजोगे। वो कहता है कि हमने 20-25 साल लगा दिए अपनी जिंदगी के, इतना पैसा लगा दिया, इतना एनर्जी लगा दी, इतनी रेपुटेशन लगा दी अपनी, तो हमारी तो फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि पेशेंट बच जाए। तो हमारी भी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि वीजा लगे। ना लगने से हमें कौन सा फायदा होगा, हमारे को स्टार्स तो बढ़ेंगे नहीं। रादर लोग ये कहते हैं इनको काम नहीं करना आता। हर कंसल्टेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वीजा लग जाए तो इट्स गुड, अदरवाइज इनको काम नहीं करना आता। तो यदि हम ये कहते हैं कि आपके पास जेन्युइन पैसा हो, जेन्युइन आपके आइल्स के बैंड हो, और फिर आपके पास फी डिपॉजिट कराने के लिए पैसा हो, तो फिर GTE की कैटेगरी में आके आप ये जब आपको GTE मिल गई तो अप्रोक्सीमेटली 70% आपका काम हो गया। उसके बाद नो डाउट कि COE का जो कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट है उसका प्रोसेस सेकंड शुरू होता है। उसके बाद फिर ठीक है, वीजा फाइलिंग है, फिर उसके बाद मेडिकल कराना, तो ये तो एक प्रोसेस हो गया ऑस्ट्रेलिया का। पर सबसे बड़ी बात यही है कि जब आप किसी फाइनेंसर से पैसा लेते हैं, तो आप मानिए या ना मानिए कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली, ये 4 ऐसे स्टेट, और नंबर 1 पे पंजाब है, जिनका नाम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में या फ्रॉड लिस्ट में सबसे टॉप पे है। ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने पंजाब वालों के ही नाम क्यों हाईलाइट किए, ये ऑथेंटिकेटेड बात कर रहा हूँ, ये कोई मैं ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स बात कर रहा हूँ, ये कोई हाइपोथेटिकल मेरे व्यूज नहीं है। इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं ये ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से बार बार आती रहती हैं न्यूज़पेपर में कि बचिए, आप जेन्युइन रहिए। देखिए, जब आप वैसे हम देखो कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई रेंट वाला भी आए वो भी जेन्युइन हो, हमने किसी दुकान को किराए पे लेना है या देना है वो भी जेन्युइन हो, हम वेजिटेबल मार्केट से लेके आए वो भी जेन्युइन हो, मिल्क लेके आए वो भी जेन्युइन, हर चीज हम जेन्युइन चाहते हैं। और जब खुद की बारी आती है अपने आप को जेन्युइन प्रूव करने की, तो फिर हम साम दाम दंड भेद इधर से उधर से लेके हमारा बस ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग जाए, किसी तरह से लग जाए, तो किसी तरह से लग जाए, इसके लिए तो माई वीजा ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। फाइलिंग प्रॉपर हो तो वीजा आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी सर, जिस तरह से चैलेंजिंग सिचुएशंस हो रही हैं उस हिसाब से काम करना काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है। और उन्हीं सब सिचुएशंस में जब आपको इतनी ऑनेस्टली काम करने का भी एक और चैलेंज है कि एक तो आपने काम करना है, दूसरा ऑनेस्टली काम करना ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो ये सक्सेस वर्सेस ऑनेस्टी की आ जाता है कि हमें सक्सेसफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है या ऑनेस्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सर के हिसाब से जैसे हम जितना ज़्यादा ऑनेस्ट रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेस का रेशो जो होता है वो अच्छा नहीं बैठता ऑब्वियसली।
बट हमारी लाइफ की प्रेफरेंस ये होती है कि जैसे सर के हिसाब से कि ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंट रहना बहुत ज़रूरी है, कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए जो हम कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप उनको गाइड भी करते हैं। और उसके साथ बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने उठाया है कि फाइनेंसर्स नहीं होने चाहिए। तो सर ऐसे पता कैसे चलता है कि ये पैसा हमारा नहीं है या जैसे पेरेंट्स का नहीं है? यहाँ पर हमें ये भी बता दीजिए जो फंड्स शो करते हैं वो कौन शो कर सकते हैं, स्पॉन्सर्स ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन किया और फिर पता कैसे चलेगा कि पैसा कहीं से ले लिया है, फाइनेंस करा लिया है या ऐसे तो खुद के पैसे ही होते हैं, मतलब ऐसे कैसे पता चल जाता है? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सोनी आपका। अब देखिए बड़े सॉफ्टवेयर है, ऐसी बात नहीं होती। सबसे सर आप ये बता दीजिए स्पॉन्सर्स कौन कौन हो सकते हैं, फिर उसके बेस पे। बिल्कुल ठीक है। तो पहले क्वेश्चन जो उसका आंसर देते हैं कि स्पॉन्सर कौन हो सकते हैं और कैसे मालूम पड़ता है कि ये फंड जेन्युइन है कि फेक है। जी। तो पहली बात, फंड शो करने वाला या तो पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। सिंपल सा आंसर है, मतलब इसको कोई जलेबी नहीं, कोई घुमावदार नहीं है। पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, राइट? ठीक है। आपके पेरेंट्स या आपके स्पाउस के पेरेंट्स, मतलब आपके इन लॉज हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट खुद है, मान लीजिए उसने ग्रेजुएशन की हुई है और वो अच्छी अर्निंग में है, तो खुद के पैसे भी वो शो कर सकता है कि उसकी जो अर्निंग है। ये मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, जिनके 2 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस हो गया। जिन्होंने +2 की है उनके लिए तो सबसे पहला पॉइंट है कि पेरेंट्स, दो लोग तो हो गए, माता पिता, फादर मदर, 2 लोग और हो गए, दादा दादी, और 2 लोग और हो गए, नाना नानी जी। तो टोटल 6 लोग आपकी फाइल को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 21,000 के करीब आपको शो करना पड़ता है, तो ये आप इकट्ठे मिलके भी शो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमारी कोशिश होती है कि कम से कम लोग पैसा शो करें, एक जेन्युइनिटी आती है। दूसरा केवाईसी होती है। जैसे आपने मुझे पूछा कि कैसे मालूम पड़ता है, तो केवाईसी लगती है, नो योर कस्टमर कहते हैं टेक्निकल भाषा में। तो उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड सब चेक हो जाते हैं, बैंकिंग का जेन्युइन रिकॉर्ड चेक होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकती है, हो जाती है। बट मैक्सिमम क्या होता है कि जो आपके बैंकिंग लोग हैं, जो आपके बैंक मैनेजर हैं या जो बैंक में काम करते हैं, उनको मेल आती है, डायरेक्ट एम्बेसी से मेल आती है, उनको बताना पड़ता है कि ये जो फंड्स हैं इतने टाइम पे पुराने हैं और उनको कौन दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात है सोर्स ऑफ फंड की, किसी फाइनेंसर से लेके आएंगे, नो डाउट, एकदम एक मुश्त पैसा लगा होगा, 1 इंस्टॉलमेंट पैसा लगा होगा, मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख, 9 लाख, जितना भी आप डाल दिया, तो जब भी 1 इंस्टॉलमेंट पैसा जाता है तो फिर वो क्वेश्चन के दायरे में आ जाता है। आपके मम्मी पापा के पैसे होंगे, आपके दादा दादी के पैसे, एफडीज हैं, वो कर सकते हैं, राइट? आपके पास और भी कई सेविंग स्कीम्स है। हाँ, आप गोल्ड लोन नहीं दिखा सकते, आप शेयर मार्केट नहीं दिखा सकते, म्यूचुअल फंड नहीं दिखा सकते, कुछ ऐसे जो बहुत ही हाई रिस्क लिक्विडिटी में आते हैं वो नहीं दिखा सकते। नो डाउट आपने एजुकेशन लोन लिया वो दिखा सकते हैं, कोई पर्सनल लोन ले लिया आपने वो दिखा सकते हैं, कोई है ना, तो ऐसी चीजें तो आप दिखा सकते हैं। बट आप कहें कि मैंने गोल्ड का है या शेयर मार्केट से पैसा लिया, ऐसे नहीं दिखा सकते। तो आपके पास दादा दादी, नाना नानी और पेरेंट्स, और आप खुद भी यदि आपने ग्रेजुएशन करके 2 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो कर सकते हैं। दूसरी बात, फ्रॉड चेक करना, ये एम्बेसी वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इमिग्रेशन वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो बैंकिंग से डायरेक्ट जब कम्युनिकेशन करते हैं तो ये मालूम पड़ जाता है कि ये जो फंड्स हैं ये फ्रॉड है। सर मान लीजिए किसी के पास गोल्ड पड़ा है, वो गोल्ड को सेल करके अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं कैश, तो 3 महीने पुराना होना चाहिए, सिंपल सी बात है जी। या तो ये जो ये पता कैसे चलेगा कि उन्होंने अपना ही गोल्ड बेच के डिपॉजिट कराए हैं या कहीं से लेके फाइनेंस से लेके? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। जब 3 महीने पुरानी फंड हो जाता है आपका जी और उसमें केवाईसी लगती है, सोर्स ऑफ फंड शो करने पड़ेंगे। ठीक है। आपने गोल्ड सेल किया, अब गोल्ड पे टैक्स दिया हुआ ऑलरेडी आपने, ये गोल्ड तो कच्ची कापी पे तो है लिखा ना कि भी 10 तोले सोना है तो उसकी कीमत आपकी बनी 5 लाख रुपया, राइट? तो वो कच्चे पे नहीं आता ना कि मैन्युफैक्चरिंग चार्ज ही है। यदि आप एक जब आप गोल्ड लेने जाते हैं तो उसका आपने सर्विस चार्ज देना होता है, उसका सेल्स टैक्स है, जीएसटी देनी होती है, तो वो आपका पक्के में आ जाता है। जब सेल परचेज करते हैं तो गवर्नमेंट कम्स टू नो कि यस इट्स जेन्युइन मनी एंड विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर एजुकेशन, सो हो जाता है, कोई बात नहीं है। और सर गैप कितना चलता है +2 के बाद? देखिए +2 के बाद तो गैप 1 साल के चलेगा, मतलब हम तो ज्यादा गैप लेते नहीं है। 2 साल का गैप तो हमारे लिए क्राइम है, समझ लो। जैसे मान लीजिए कि अब अभी किसी स्टूडेंट ने 2022 जून में, जुलाई में उसका रिजल्ट आया, तो ठीक है 2023 तक वो एडमिशन ले सकता है। अब उसके बाद नहीं होगा, वैसे कहते हैं 2020 का भी चलेगा, हम नहीं लेते,
हम तो बड़े सिलेक्टिव है, हम बड़े वो स्टूडेंट चूज करते हैं जिनका वीजा लग जाए। अब 2018 को उठा लिया, 19 को उठा लिया, 15-20 हज़ार रुपये ले लिया, उनका वीजा लगने लगे, ये माई वीजा की कभी प्रैक्टिस नहीं रहती। लेकिन सर मान लीजिए +2 कर ली, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ली है और फिर 1 साल बाद उन्हें लगता है कि वो बाहर जाना चाहते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने आपकी बात पहले काट दी, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि फर्स्ट ईयर कर ली, सर मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ पर नहीं पढ़ने का, मुझे बाहर भेज दो, ऐसा नहीं होगा। सेकंड ईयर कर ली तो बिल्कुल ही चांस कम हो जाता है, क्योंकि अब हर कंट्री की गवर्नमेंट सोचती है, कॉलेज सोचते हैं कि यहाँ पर पूरा नहीं पढ़ा तो वहां पर क्या पूरा पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि या तो +2 के बाद आ जाओ या ग्रेजुएशन के बाद आ जाओ, बीच में जाने बताओ। जस्ट इन केस ऐसा हो गया है तो वो जस्टिफाई, यस जस्टिफाई करना पड़ेगा। स्टडी कर रहा सच बोलो कि यस कि मैंने फर्स्ट ईयर किया, अब मेरा ये प्रॉब्लम आया, अब मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं सेकंड ईयर तक यहाँ पर पढ़ा, मुझे मालूम पड़ा कि मेरा कोर्स मेरे रेलेवेंट नहीं है मेरी हॉबी या मेरे आगे फ्यूचर प्लान के लिए। अब मुझे लगता है कि मैं इस कंट्री में, इस कॉलेज में ये कोर्स लेके ऐसा करूंगा, उसी को एसओपी कहते हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। पूरा बताइए, सच बोलिए वैसी को, तो वीजा क्यों नहीं आएगा? ठीक है, एक सेकंड, आपने +2 के बाद तो 1 साल का एक्सपीरियंस और ग्रेजुएशन के बाद तो चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस हो, बट दैट शुड बी जस्टिफाइड। प्लीज बोलिए, मैं आपकी बात वो जी। डिग्री वहाँ मतलब 3 साल की है, 4 साल? हाँ, देखिए जो ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का और यूके का और इंडिया का एजुकेशन सेम है, 3 इयर्स की डिग्री है और आगे 2 साल की मास्टर है, जबकि यूएसए में और कनाडा में 4 साल की डिग्री है। तो ये थोड़ा सा एजुकेशन पैटर्न में, सिस्टम में फर्क है। तो ऑस्ट्रेलिया इज इक्वल टू इंडिया। ठीक है। और जैसे आप बता रहे हैं कि सेमेस्टर वाइज हम फीस करा सकते हैं, तो हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए कि हम सेमेस्टर वाइज कराएं या फुल करा दें? डिपेंड करता है कि आपके पास पैसे कितने हैं। पैसे आपके पास है तो फिर एनुअल चलने दो। यस, वी प्रेफर कि आप एनुअल फीस जमा कराएं। कई फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आप वापस स्टक हो जाएंगे, आप वहां पे पढ़ेंगे। ये नहीं कि फॉर द सेक ऑफ गोइंग टू एंट्रेंस टू कनाडा, तो वो नहीं होगा कि मैंने सर 6 महीने की फीस जमा करी 5-6 लाख, अब मैं मैं कनाडा बड़ी यूज कर गया, अब मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, तो बस अब मेरा काम खत्म, मैंने कुछ नहीं करना आगे। तो सिर्फ एंट्रेंस करने के लिए मत करिए। आपने 10-12 लाख रुपए जमा कराया होगा। ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर है, वो भी तकरीबन 2 लाख का है। फिर आपका इंश्योरेंस, क्या कहते हैं, एम्बेसी फीस है, वो भी लगती है आपकी। आपके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं, वो भी शो करने पड़ते हैं, तकरीबन $2,000 ही है। तो ओवरसीज हेल्थ कवर तो साथ में लेके जाना पड़ता है। 2 लाख का वो हो गया अप्रोक्सीमेटली। और बाकी आपकी जो फी है 12 लाख फीस हो सकती है। सर 2000 आपने बोला? हाँ, $2,000 जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के भी लगते हैं। आपका 1,10,000 की भी हो गया। और तकरीबन ये जो ओवरसीज हेल्थ कर्व की बात कर रहा हूँ, ये 2000 से लेकर 1500 से लेकर तकरीबन 2500 $3,000 तक ये वेरिएशन होती है। अलग अलग कंपनी, इंश्योरेंस की कंपनी अलग अलग अपने चार्ज करती है, अलग अलग फैसिलिटी देती है। तो ये मान के चलिए कि 1.5 से 2 लाख रुपए इंश्योरेंस है, तकरीबन 1.5 लाख के करीब आपका ट्रांसपोर्टेशन का, ये भी साथ में आपको शो करना पड़ेगा। साथ में आपकी GTE का जो मैंने बताया कि $21,040 प्लस आपकी फीस है। ये सारा मिला के अप्रोक्सीमेटली 25 लाख बनता है। बट आपने देना 12 लाख ही है 1 साल की फीस। आप कहते हैं मैं सेमेस्टर फीस दूंगी तो 6 लाख दे दीजिए, प्लस ओवरसीज हेल्थ का साथ में देना पड़ेगा, इंश्योरेंस आपको साथ में देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए यही गाइडेंस है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान करते हैं तो आप जो 3-4 पॉइंट है वो उनको नोटिस कीजिए और बेस्ट ऑफ बेस्ट दीजिए अपना। जैसे कि फंड्स सर बता रहे हैं कि अपने होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए, 3 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए। जो कैलकुलेशन आपको मिल गई है उसके अलावा अगर आपको कुछ कैलकुलेशंस चाहिए, कुछ क्लैरिटी चाहिए तो सर से आप पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो बात हुई है कि फीस जो है सेमेस्टर वाइज नहीं दे के हम अगर प्रेफर करें फुल ईयर की दे दे वो अच्छा है और फाइनेंसर्स ना हो। और एक और चीज है यहाँ पर कि जो आइलेट्स के बैंड है वो 6 होने चाहिए। अगर उससे कम है तो फिर वो एलिकोस का वो जो दिक्कत है वो हम लेते ही नहीं, हम 6 बैंड इसकी बात करते हैं जी। तो क्योंकि वो एक बड़ा लंबा झंझट हो जाएगा उसको क्लियर करने के लिए। बट स्टिल अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो सर हमेशा गाइड करते ही पॉजिटिव गाइड करेंगे। जहाँ पर पॉजिटिव आपको कोई फीडबैक मिल जाती है हम दे सकते हैं आपको। तो मतलब ये है कि आप अपना बेस्ट दीजिए, हम अपना बेस्ट देते हैं। तो सर बेस्ट वे में आपको गाइड कर देंगे कि कहाँ अगर थोड़ा
थोड़ा एक आध पॉइंट थोड़ी प्रॉब्लम है भी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गाइडेंस। हाँ, जो लीगलाइज्ड कोई वे होगा तो वी विल बी टेलिंग यू कि ऐसा हो सकता है, अदरवाइज हम साफ ना कर देते हैं कि ये फाइल हम नहीं लगाएंगे। यस, जेन्युइन इज द वर्ड ऑफ द डे। आज का वर्ड ही वो है कि जेन्युइन होना चाहिए, और आपको जेन्युइन तरीके से जो है आपको गाइड भी किया जाएगा और सारा जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने Thank you so much. एक और अच्छा गाइडेंस वाला, एक नॉलेज से भरा हुआ सेशन हमारे साथ किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर का, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले फ्राइडे फिर हम मिलेंगे 5 बजे, 7 अक्टूबर को 5 बजे FP लाइव पर। जरूर हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।